है आप लोगों को इतना ज्यादा, खास तौर पे आपको मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं बलूचिस्तान इशू को लेकर, और बहुत सारे लोगों का आपने और वैभव जी ने इंटरव्यू भी किया है, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े आपसे नाराज हैं कि जी ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? देखिए, भारत का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई सियासी जो पार्टी है या सियासी लोग हैं वही बताएंगे। मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या इंटरेस्ट है। पहली तो चीज आरजू जी, हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है। ये भारत ने कभी नहीं। आप जरूर उठाएं, आपका हक है उठाने का मुद्दा। आप यूएन में उठाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पे पाकिस्तान को ठीक लगे पाकिस्तान वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाए। प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में कत्लो गारत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दी थी जिसमें बोला था कि पिछले 30 साल में 42,000 से ज्यादा अफराद वहां पे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो एक बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, राइट, हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो तकरीर देते हैं इसमें या फिर कोई कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसमें कहते हैं साहब कि जो कश्मीर का मसला है यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए ये वैलिड है। देखिए, ऐसी बात नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो बना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी, राइट, और करीब 75 साल, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 75 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के मसले जो भी थे वो सब झूठे थे, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि अगर कुछ लोग डिससैटिस्फाइड हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और आप लोग बेशक कश्मीर की बात करें, जरूर बात करें, एज लॉन्ग एज देर इज नो वायलेंस। इशू तब है जब अब्दुल बासित साहब जो हाई कमिश्नर थे इंडिया में पाकिस्तान के, जब वो कहते हैं साहब कि हथियार उठाना जायज है और वहां पे जो तंजीमें हैं वो उनको हम सपोर्ट करना चाहिए, दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो जायज है। और फिर उन्होंने पता नहीं कौन सी एक अग्रीमेंट का भी हवाला दे दिया कि साहब ये करना बहुत बढ़िया है और सभी ये जायज है एज पर इंटरनेशनल लॉ। वो गलत बात है। मुझे लगता है अब्दुल बासित साहब ने गलत बात करी, सही बात नहीं करी। कोई इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता कि आप टेररिस्ट को भेजें किसी और मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। जहां तक कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक का मामला है जो बीएलए ने ओन करा है, मैंने साफ एक बात बोल दी है और ये मैं बार बार बात ये कहता हूं, दोबारा आपकी शो में आरजू पॉइंट ऑफ व्यू पे रिपीट कर रहा हूं मैं, कि सब जिसमें कोई नॉन कॉम्बैटेंट मारा जाए, कोई भी नॉन कॉम्बैटेंट हो, वो गलत है। यू हैव नो राइट टू किल अ वुमन, अ चाइल्ड और अ नॉन कॉम्बैटेंट। वो जवान हो, बुजुर्ग हो, आपने उसको मारा, गलत है। चाहे वो कश्मीर में मरे, चाहे वो बलूचिस्तान में मरे, चाहे वो कराची में मरे, चाहे इंग्लैंड में, कहीं पे भी मरे, नॉन कॉम्बैटेंट को हाथ मत लगाइए। ये गलत बात है, ये मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। बलोच अगर लड़ रहे हैं, आप जरूर लड़ें। जहां पे आपने नॉन कॉम्बैटेंट को हाथ लगाया, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। देन आई एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर विल नॉट सपोर्ट। और ये मैंने जो मेरा वीडियो पहले वायरल हुआ था ना, जिसमें बोला था कि साहब आप, मैंने उसमें बोला था ट्रेनिंग करो, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इफ यू सी somebody with his family, उसमें आपने देखा होगा, इफ यू सी somebody with your family, don't touch him। परिवार के साथ कोई हो, खानदान के साथ हो, औरत बच्चे, कभी आप टच ना करें। बाकी हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है, पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बने, बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने, ये हम चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये बस आपका मौजू और हमारा मौजू, इसकी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक मेजर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी और जी, मैं बिल्कुल जवाब मैं लूंगी ब्रिगेडियर साहब से। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे मेजर साहब? देखिए, बात ये है कि कश्मीर के बारे में तो 1948 ऑनवर्ड ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इट्स आई एम श्योर कि मेरे गौरवार और इंडिया में जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ जाके कहा और एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। कश्मीरी अपनी मर्जी से फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद से ये हमेशा से मसाइल चलते आ रहे हैं। ओके, दैन शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में भी ये डिसाइड हुआ कि फिर डिसाइड हुआ ये बायलैटरल इशू है, हम दोनों मिल के इस का मसला हल करेंगे। ओके, वो भी बात चल रही। अब इशू ये आ गया कि जब 5 अगस्त 2019 को जाके ऑटोमेटिकली एक यूनिलेटरली आपने 370 रिवोक कर दिया, आपने उसके बाद 35A कर लिया और वहाँ पर यूनियन फ्लैग लगा दिया। नाउ दैट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मैं तो हैरान हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने खुद इस पे क्यों नहीं किया। इतने चार्टर्ड हैं, इतने ज़्यादा उस पर बातें हुई हैं और फिर 2 मुल्कों के हैं, तो बेहतर है कि इसको बैठ के मिसाइल कॉल करें।
बजाय आज के आप यूनिलेटरली कर लें। ये तो एक डिस्प्यूटेड इशू हो गया। अब मैं बात करता हूँ बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान इज एन इंटेग्रल रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है, जो कि हमारा हक है कि हम उसमें कितने डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान वहाँ पर क्या कुछ कर रहा हो, बलोच भाई हों, हमारे पश्तून भाई हों, या सिंधी भाई हों, या पंजाबी हों, वी आर ऑल मेड इन पाकिस्तान। सो उसके ऊपर तो कोई इशू किसी का हक नहीं है। आपको कोई इंडिया का स्टिल फील के दे नो क्वेश्चन कि आप बलोचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान देखें, ISI और रॉ हैव बीन एंगेज्ड इन अगेंस्ट ईच अदर। जब एक तरफ से पत्थर आएगा तो दूसरी तरफ पत्थर जरूर जाएगा, वी मस्ट एग्री। कोई भी होगा, ये एक रिकग्नाइज है। रॉ ने भी किया तो ISI ने भी किया, जरूर किया, और करना चाहिए दोनों को। अगर एक करता है दूसरी का, तो दैट मीन दे आर वीक। एक तो ये इशू हो गया, इसको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 ये कुछ अरसे से पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन कश्मीर। द रीजन इज कि इस वक्त देखें, आप लोगों ने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ उनके जुल्म कर रहे हैं, वो अब कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की एक्चुअली 2016 के बाद से ज़्यादा कश्मीर में स्ट्रगल शुरू हो गई। बुरहान वानी की शहादत के बाद वहाँ पर उसने एक नई शम्मा जलाई है आज़ादी के लिए। वो जवान बच्चे हैं, अट्रॉसिटी जब होंगी, जब जुल्म होगा, तो वो वहाँ के बच्चे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। अब दैट इज़ अ टाइम कि अब वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके सामने भी फिर एक यासीन निकू को मारा गया, फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। जब एक साल में आप पूरे 80 से 90 लाख कश्मीरियों को लॉकडाउन में ले जाएंगे, और वहाँ पर आप उनके बेचारों के कारोबार तबाह कर दिए। वहाँ पर आपने पूरे ऑर्चर्ड जो हैं उनके, वो ज़मीन से दरख्तों को काट दिया आरे से। मैंने खुद वीडियो देखी है, इंडियन आर्मी के लोग कर रहे हैं वहाँ पर, या फॉरेस्ट लोग हैं, खाकी यूनिफॉर्म में मैंने उनको देखा है। फिर उसके बाद उन वहाँ पर जो अभी आपने हर चीज़ उनको दुनिया से कट ऑफ करके रख दिया। आप बताइए कि क्या इस तरीके से वहाँ किया जाता है? फिर यूनाइटेड नेशन के चार्ट, जो बासत ने बात की है, डिप्लोमेट ने, यूनाइटेड नेशन के जेनेवा के चार्टर्ड में, कि अगर आप किसी मुल्क पे कब्जा कर लेते हैं तो उस वहाँ के अवाम का राइट है कि आप स्ट्रगल करना अपनी आज़ादी के लिए। आप देखें ना, आप बांग्लादेश में किस चार्टर्ड के तहत गए थे? आपने अपनी फौज वहाँ भेजी, वहाँ मुक्ति बानी को सपोर्ट किया, पूरी आपने फौज के गवियंस कहीं भेज दिए जनमानक शाह के वक्त में, तो वो भी तो आपने किया। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा ना। हम अभी कश्मीर में हमने जाके अभी ना उनकी हमने कोई आर्म स्ट्रगल को हेल्प किया है, ना मटेरियल सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उनकी डिप्लोमेटिक और जो भी सपोर्ट हो सकती है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल तो जी, इस ब्रिगेडियर तरह साहब मैं रोकना चाहूंगी मैं आपको। के जी जी, यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है, वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं, तो वो हमेशा अजीब अजीब सी, और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज हैं वैसे, बस यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है? इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं, और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं। देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे? तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए, बात ये है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशन में दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट दो पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि दूसरे मुल्क, आजाद मुल्क के ऊपर हमला करना और ये सब करना वो करना, उसने तो एनेक्स कर लिया, पूरा पूरा मुल्क को गसब कर गया वो। यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। इस तरह के दुनिया भर के मसले मसाइल हैं, यूनाइटेड नेशंस हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन एनी मैनर। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी, और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है,
देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब आप अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक द पार्ट टू द माउंटेन्स। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में, और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे वैभव सिंह जी को? देखिए, बात ये है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो नेहरू गए थे वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, तो अगर आपको उन पर एतराज़ है, देन आप एक डिस्प्यूट तो रिकग्नाइज है ना, इसको तो हम नहीं कह सकते रिकग्नाइज नहीं है। तो व्हाई डोंट यू सिट विद पाकिस्तान एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। देयर विल व्हेन यू सिट, और जितनी भी लड़ाई होगी आपकी, अल्टीमेटली चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, कोई वॉर ले लें, then you have to sit across the table and resolve the issue. And particularly पाकिस्तान इंडिया के केस में कि आर बाउंड्रीज आर परमानेंट, जो नेबर्स परमानेंट होते हैं और बाउंड्री परमानेंट होती हैं, यू शुड लर्न टू लिव पीसफुली, इट इज बोथ ऑफ अस, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्रॉप क्लिक करेगा तो दूसरा करता है, इसलिए एक पहले फिजा और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स करें। देयर 101 अदर इशूज, आप वो भी नहीं बात करना चाहते। मैं तो ये कहता हूँ, नाउ इज हाई टाइम, वी आर बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज, हमारे अवाम चाहते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक तरक्की, सोशल वेलफेयर बीइंग चाहिए। तो आप बैठें टेबल। पाकिस्तान में अभी आपके सामने जब 27 फरवरी हुआ, इतना इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल 2 जहाज गिरे, बट एवर, आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्सी। अभी नंदन को हमने सिर्फ, ट्रस्ट में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए छोड़ा टू हैव अ गुड विल, टू सेंड अ मैसेज ऑफ पीस। उसका भी इतना बातें की हैं यहाँ पर, इसी को जैसे एक पॉइंट लेके वी कुड हैव सेट टुगेदर। दुनिया नहीं चाहती, there are countries, there are foreign countries, there are foreign forces who do not want Pakistan and India to stick together, and they should resolve their all disputes. नहीं चाहते हैं लोग। Somebody using proxy India को इसी तरह चाइना, पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि बैठें, जब बैठते हैं तो मिसाइल खा लो, नहीं होगा ना मसला, आप उठ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, we made an effort, तो why can't we make it an effort? बलूचिस्तान की बात ये है कि बलूचिस्तान में देखें, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के चारों सूबों में है, पंजाब में भी है, फ्रंटियर में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में हर जगह हमारी हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ बैठे हुए लोग।
ये सप्रेशन नहीं है, इट इज मैटर ऑफ 1 or 2% लोग, और वो भी आई नो कि अभी आप देखें ना, आपको गुलभूषण यादव इज अ क्लियर एग्जांपल, एक सर्विंग नेवल कमांडर आपके रॉ उनको पाकिस्तान भेजें और वो कन्फेस करें, इस पर तो कोई डिनाइल फैक्ट नहीं ना, डिनाई की बात। आई फील कि इस तरह की बातें हमें अब तरक करके वी आर लुक लेट्स रिजॉल्व आवर इशू, अपने अवाम की तरफ देखें। इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सीपैक भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सीपैक को बना के पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, अपने लोगों के लिए काम करें और दुनिया आगे मूव करें। ये इससे हमें कोई हासिल नहीं हो रहा है, यही मैं हमेशा ये बात करता हूँ। इसी तरह कश्मीर की बात है कि आप कश्मीर को डिस्कस तो करें, ये तो हमने डिस्कस किया कि हाँ जी है डिस्प्यूट, ये भी हमें पता है कि शिमला का भी ये बायलैटरल इशू है, तो वाई नॉट टू सिट डाउन, ये कोई रीज़न नहीं है। फिर उसके वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हम कर दें, ज़बरदस्ती लोगों वाला क्या बात करें, सारा करें, तो मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट को जो एक अभी नया ये इन्होंने जो एक ज़्यादा सोच, आई नेवर से देर आर मेजोरिटी ऑफ हिंदू आर वेरी मॉडरेट, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो एक अखंड भारत का अब नया जो हमने शुरू किया है, इसको मेरे ख्याल में हमें सोच करने की ज़रूरत है। वो नाजी के ज़माने गुजर गए, अब हमें आगे सोचना चाहिए, अपनी नई जनरेशन आ रही हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात करता हूँ कि हमें अब चाहिए कि हम बैठें, चाहे पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया जाए, इंडिया की पाकिस्तान आ जाए, इट इज़ इमटेरियल, बट वी नीड टू सिट डाउन एंड रिजॉल्व द इशू। जी मेजर साहब, लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है? दो तीन बातें हैं, मैं सीपैक पे आऊंगा। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो कुलभूषण जाधव की बात करी थी ब्रिगेडियर साहब ने। देखिए, अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर होता और वो रॉ में होता, विद इन 24 आवर्स हमारी जो लेट फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा बंदा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हर समय अपने ऑपरेटिव्स को डिनाई करती हैं, पहली चीज। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से उनको किडनैप करा फिर आईएसआई को बेचा, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसको क्रेडेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी गई है कि देखिए उसका इकबालिया बयान है, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ मिलिट्री कोर्ट। इकबालिया बयान की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया के किसी कोर्ट में, भारत का सुप्रीम कोर्ट तक इकबालिया बयान को कबूल नहीं करता है अनलेस इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और मेड इन फ्रंट ऑफ अ जज। आप किसी का भी, आप देखिए, मैं किसी बंदे को लूं, ठीक है, आप मुझे अगर टॉर्चर करेंगे 2-3 दिन, तो 2-3 दिन के बाद मैं अपना नाम वैभव सिंह बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, वो हो सकता है। तो आप मुझे अगर इतना मारे, इतनी तशद्दुद करें, तो मैं कुछ भी कबूल कर लूंगा। अपना दर्द रोकने के लिए इंसान झूठ बोल देता है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड की कोर्ट्स में आरजू जी, ये सब प्रूफ नहीं चलते जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, उसने कबूल कर लिया, पासपोर्ट मिला। कोई भी, अगर आप लॉयर को आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कहीं पर भी ले जाएं अमेरिका के, 2 मिनट में वो खारिज कर देगा, केस इसमें दम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। As an Indian, my parliament's 1994 resolution supersedes United Nations Security Council resolutions of 1948. Number one, India बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है। तीसरी बात, ये जो हम लोग, आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की, जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। उतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया अपने लोगों को, दैट वाज $300 बिलियन। तो कोई भी, मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो भी हमारे सुन रहे हैं, दोस्त हमारे सुन रहे हैं, किसी को भी लगे कि $60 बिलियन बहुत बड़ा है, नहीं है। $60 बिलियन हर साल, करीब $70 बिलियन हर साल चाइना को हमसे बेनिफिट होता है ट्रेड में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं अक्सर ये बात पूछता हूं, मैं चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब इस बात का जवाब दें। जो सीपैक है, सीपैक में
कुछ होगा और सी पैक से मुझे आज तक नहीं समझ में आया। एक ऑफिसर है, मैं नाम भूल गया, जनरल साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जाके कहा है, मैंने वैभव को वो भेजा भी था, जीओसी पेशावर कोर, हाँ जीओसी जो पेशावर के हैं शायद वही हैं, उनका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वर्दी पहन के आए और उन्होंने बोला है कि साहब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप क्लियर करें ना, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। और वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सब जो है ये लूटमार मचा रखी है चाइनीज ने, ये क्लियर है ही नहीं, इट इज नॉट क्लियर वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को उससे क्या बेनिफिट है। देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तान का अपना इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, तो इसमें चाइना को क्या चाहिए, चाइना को बेसिकली पाकिस्तान से राहदारी चाहिए, आपको एक रास्ता चाहिए कि गवादर तक आना है। इसके अलावा पाकिस्तान क्या दे रहा है इन रिटर्न। दूसरी चीज, आखिरी मेरा पॉइंट है, जो हम कहते हैं ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हैं जो स्ट्रेटेजिक, जरूर होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, मेरा एक लिमिटेड पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने चाइना को आज तक क्या दिया है। आपने कौन सी चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने फैक्ट्रीज खोली है चाइना में, हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। आपने चाइना के लिए क्या करा, सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता। एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ, पाकिस्तान, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए, ये सिर्फ खेल राहदारी का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए बात यह है कि वी शुड बी वेरी क्लियर, चाइना डेफिनेटली वांट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। चाइना को वहां से अगर वो समुद्र के रास्ते आता है, इट टेक्स 41 डेज टू रीच टू चाइना। वो पहले आता है अरेबियन सी में, फिर इंडियन ओशन में, फिर मलाक्का स्टेट में, फिर साउथ चाइना सी में, एंड देन दे गो टू चाइना। उनको बहुत ही अनसेफ रूट है वहाँ। ऑस्ट्रेलिया भी है, फिलीपीन भी है, चाइना। अब उन्होंने जाहिर है अमेरिकन और इंडियन की आपस में फ्रेंडशिप है, उनको भी वहाँ यूज़ कर रहे हैं, 3 पैरी बेड़े वहाँ पर आए हुए हैं। सो दे हैव अ वेरी इनसिक्योर रूट एंड इकोनॉमिकली भी दूर पड़ता है। काशगर से लेके गवादर पोर्ट इट टेक्स 7 days टू रीच, और वो सेफ रास्ता, रोड कोई और मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के थ्रू आ जाता है। तो नेक्स्ट थिंग दे वांट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट चाहिए कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बड़ी बेनिफिट होता है। जब यहाँ से 50% मिडल ईस्टर्न ऑयल जाएगा चाइना में, तो सारी रॉयल्टी पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, पाकिस्तान में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, पाकिस्तान में हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स को जॉब मिलेंगी, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेगी, वो एक बात है। फिर पाकिस्तान चाइना की स्ट्रेटेजिक रिलेशन शुरू से है, आज से नहीं है। ज़ाहिर है कि वी ऑल्सो नीडेड अ गुड फ्रेंड, टाइम टेस्टेड फ्रेंड टू स्टैंड विद अस एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, चाहे वो इंडिया के साथ हो, किसी और के साथ, एंड दे ऑलवेज स्टैंड विद अस। एक ये है, उन्होंने हमारे पास जेब थंडर का बहुत बड़ा प्लांट लगा के दिए, जो पाकिस्तान इंडिजिनस ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंडिया भी कहीं भी मेरे ख्याल में नहीं कर रहा। दे मस्ट बी ट्राइंग इट, आई एम श्योर कि जब करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक तो ये रीज़न है। सेकंड देखें, ये इसलिए पाकिस्तान को गिव एंड टेक की बात नहीं है, ये जब मुल्कों की एक फ्रेंडशिप होती है और नेशनल इंटरेस्ट है कि हम वी नीड अ कंट्री विच फ्रॉम गिव अस वेल सप्लाई वेपन्स, ऑफ कोर्स वी पे फॉर दैट। लाइकवाइज चाइना के साथ हमारी इसी रिलेशनशिप है कि उसने हर दफ़ा पाकिस्तान की मदद भी की है। अब ये एनवायरनमेंट में पाकिस्तान और चाइना के लिए भी, इसके ऊपर इंडिया को या अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या हमने कभी इंडिया में एतराज़ किया कि इंडिया में फलां जगह पर रशियन इन्वेस्टमेंट आ रही है, या सऊदी अरब $70 बिलियन आ रही है, या अमेरिका की इतनी $1 बिलियन, हमने तो आज तक कभी नहीं बात की। वी हैव नो कंसर्न। Likewise, when we are talking with investment in Pakistan and गवादर पोर्ट, इसलिए गवादर पोर्ट बने थे और बलोचियों को बड़ा फायदा होगा, हमारे भाइयों को वहाँ इतना उनको रोजगार मिलेगा, इतनी डेवलपमेंट होगी, उनका एक इकोनॉमिक, उनका बिल्कुल होराइजन ही चेंज हो जाएगा। वो एक अलग इंसिडेंट होता है। तो बाकी ये इस बजाय इसके कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखें, मैं आई एम कन्विंस आफ्टर सम टाइम सी पैक इज ऑपरेशनलाइज, इंडिया के इंटरेस्ट में होगा कि इंडिया यहाँ पर आके खुद भी इन्वेस्टमेंट करें, उसको यूज करेंगे। ईरान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, बाकी सब इंटरेस्टेड हैं। इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं इसमें एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट और स्ट्रेंथ करें दूसरों को इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरीके से सऊदी अरब इज नॉट इंटरेस्टेड, कितना वो पैसे लेकर आ रहे हैं, यूएई वाली लेकर आ रहे हैं। एवरीबॉडी वांट के ये पोर्ट डेवलप हो, और ये अल्लाह की तरफ से इतना गहरा पोर्ट है, इसमें कितने बड़े बड़े जहाज यहाँ पर आ सकते हैं, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी शिप्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो ये ओवरऑल इस खित्ते के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए
अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, एंड ऑफ कोर्स अगर इंडिया यूज़ करना चाहे, एवरीबडी कैन यूज इट फॉर हर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, इसके लिए किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो बनता है नहीं बनता। बट आई थिंक हाँ, एक कोई बेहतर सजेशन हो तो ज़रूर इंडिया को देनी चाहिए कि जी नहीं, हम चाहते हैं इस तरह करें, तो वी माइट ऑल्सो कम एंड ज्वाइन यू। ये ऑप्शन है जिसकी वजह से पाकिस्तान इज मोर कंसर्न सीपेक के बगैर अमेरिका या इंडिया इसको क्रिटिसाइज करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन Arzu, before you go to Vaibhav, can I just make a quick one or two points? Sure. इंडिया हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा, हमारा सिर्फ वन सिंगल ऑब्जेक्शन है, सीपैक इंडिया से आता है। 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है। दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन। हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? अब इसमें आपका मुल्क अलग है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं, हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी। और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो, में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता। मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें। वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं साहब कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी कि आपने 100 रुपए दिए, चाइना ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, वापस कब देने हैं, कितने देने हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इट्स ऑल अंडर द कवर ऑफ नाइट, कुछ नहीं पता किसी को। तो ये चीज है। और आखिरी चीज ब्रिगेडियर साहब ने बोली ना कि ये होगा जब सीपैक होगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, $45 बिलियन डाल दिए, कब होगा? 45 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम। वैभव, अब आप बोल सकते हैं, आपको वैभव का टर्न है, तो आई थिंक वैभव कैन स्पीक व्हाटएवर। जी, आप भी यही बात करेंगे, आप भी यही समझते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि भारत बनने देगा, उस पर एतराज नहीं करेगा, तभी तो आप खुद भी उसमें कोई हिस्सा डाल सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह ले जरा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखें, यही मैं बात हम कर रहे हैं कि ये जो सीपैक गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से आता है, आप इसको अगर इतना ही इशू समझते हैं कि आप क्लेम करते हैं पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हम क्लेम करते हैं, तो बेहतर है हैव अ प्लेबिसाइट, कोई रायशुमारी करा लें, या ये भी ले लें या वो भी हमारे पास आ जाए, तो हल तो निकाल लें ना। यूनिलैटरल तो आप नहीं कर सकते, ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना आप करेंगे, तो बेहतर है प्लेबिसाइट करा लें और जिसकी तरफ कश्मीरी जाना चाहते हैं चले जाएं, और वो बेहतर सबसे जिस पर है, वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट। जितनी जल्दी करा लें उतने जल्दी मसाइल भी हल हो जाएंगे। आई एम वी आर ऑल एग्री, आई थिंक इस पर कोई किसी को एतराज नहीं। और जो स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरली जब ये डिसाइड होती है कि ये पब्लिक नहीं किए जाएंगे तो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, बट ऑल कंसर्न पीपल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के बहुत लोगों को पता है, एंड अगर उनको पता है इसका मतलब आवाम को पता है, इस लिहाज से इसकी वजह से इतने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। बिल्कुल जी बाबू। तो देखिए, वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे, उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपेक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपेक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब, आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? अगर, और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा। उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे।
आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है वो काम आउटसोर्स। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में अमन सिर्फ जब होगा जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। मेजर गौरव आर्य बोल रहे हैं कि ऐसा जल्द ही होने वाला है। आइए देखते हैं वीडियो।